हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। तो एक समीकरण युग्म होगा, ठीक है, जोड़ा समीकरण होगा और उनका जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो हम ग्राफीय विधि से निकालेंगे। ग्राफ बना के उसको प्लॉट करके फिर निकालेंगे। तो क्या होते हैं रेखिक समीकरण? पहले तो एक घात वाला जो बीजीय व्यंजक होता है वो क्या कहलाता है? रेखिक कहलाता है। और रेखिक समीकरण तो आपको पता ही है, बहुपद में हमने पढ़ा है कि ax प्लस बी जो होता है वो रेखिक बहुपद होता है। और इसके बराबर में यदि हम जीरो लगा दें तो ये एक समीकरण बन गया है ना। किसी भी बीजीय व्यंजक के इक्वल में यदि जीरो लगा दिया जाए तो एक समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया रेखिक समीकरण। और ये कौन सा रेखिक समीकरण है? एक चर वाला रेखिक समीकरण। देखिए इसमें सिर्फ एक ही चर है और वो कौन सा है? x। वैसे यदि हम दो चर वाले समीकरण की बात करें तो वहां पे हमें दो चीजें नहीं पता होती है ना। यहाँ पे एक चर वाला जो रेखिक समीकरण है उसमें हमें एक चीज नहीं पता होती है, तो x होता है वो, उसे हम x मान लेते हैं। ये सारी चीजें मैंने एग्जाम्पल लेके आराम से आपको बहुत अच्छे से 9th क्लास के वीडियो में समझाया है। तो उसकी लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप पहले उस वीडियो को देख सकते हो और भी अच्छे से आपको क्लियर होगी चीज़ें। तो दो चर वाला रेखिक समीकरण जिसमें हमें दो चर चाहिए होते हैं, तो जैसे कि x प्लस वाई बराबर 10, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं हम। या फिर दो चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है वो कैसा होता है? उसका जो जनरल रूप होता है, व्यापक रूप, वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ पर a और b क्या होने चाहिए? जीरो नहीं होने चाहिए। a व b नॉट इक्वल जीरो होने चाहिए। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो फिर तो इसमें चर ही नहीं बचेगा, तो फिर रेखिक समीकरण की तो बात ही दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, ए और बी। दूसरी चीज ए बी और सी, ये जो है ना, ये तीनों के तीनों रियल नंबर होने चाहिए, वास्तविक संख्याएं होगी ये, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल लिख के बताऊं मैं यहाँ पे, √2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्या ये एक रेखिक समीकरण है? दो चर वाला रेखिक समीकरण है? तो बिल्कुल है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे a की जो वैल्यू वो कितनी है? √2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी है? -8, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस होगा, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर -8 होगा। इस तरह से ये जो दो चर वाले रेखिक समीकरण है उसका ये फॉर्म होता है। अब इन समीकरणों के सॉल्यूशन की बात करें, इनके हल की बात करें, तो एक चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसका जो हल होता है वो यूनिक होता है ना। ax प्लस बी बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -b/a, जो कि यूनिक होता है, एक ही हल होता है। लेकिन दो चर वाले रेखिक समीकरण की बात करें तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई x प्लस वाई बराबर 10, ये एक दो चर वाला रेखिक समीकरण लेते हैं तो यहाँ x की वैल्यू लेते रहेंगे हम और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो इस तरह से कितने ही सारे इसके हल हो सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 ली, तो 9 की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी मुझे, जिससे कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए। दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल वो होता है जो मतलब जिसमें x और y की ऐसी वैल्यू रखें हम जिससे कि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो वो सारे इसके क्या होते हैं? हल होते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेके यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको। 2x प्लस 3y बराबर 5, ये ले लिया समीकरण। अब इसमें x बराबर 1 और y बराबर 1 रखो तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 बराबर 5। तो ये देखो यहाँ से 2 प्लस 3 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 इसका एक हल हो जाएगा। इसको हम ऐसे पेयर में लिखते हैं, 1, 1 ऐसे जोड़े में लिखते हैं, और ये जो युग्म है यही इसका हल हो जाएगा, ठीक है। x और y के लिए अपन जब इनको इस समीकरण में रखते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाती है, तो ये इसका हल हो जाता है। इस तरह से आप x की अलग अलग वैल्यू लेते रहेंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं x की वैल्यू 7 ले लूँ तो 14 प्लस 3y बराबर 5, तो यहाँ से 3y बराबर
5 माइनस 14, 3y बराबर यहाँ से -9 और y की वैल्यू -3 आ गई। तो ये भी इसका एक हल हो गया। इस तरह से इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब बात करें इनके हल को ग्राफ में हम कैसे दिखाएंगे, जब इनका ग्राफ बनाते तो कैसे इसको डिनोट करेंगे, जो भी है। तो ग्राफीय निरूपण की बात करें तो ये जो एक चर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी। किसी भी रैखिक समीकरण की जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक सीधी रेखा में बनता है। जैसे कि ये कोई रेखा बन गई, यहाँ पे मैंने बना दी, तो ये जो रेखा है ना, वो किसी न किसी रैखिक समीकरण को डिनोट कर रही होगी, है ना, निरूपित कर रही होगी। और इस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होता है ना, वो उस समीकरण का हल होता है। जैसे हम यहाँ पे इस लेक्चर में प्लॉट करके देखेंगे कि बहुत सारे जो समीकरण हैं उनको ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो वो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो हमेशा एक सीधी सरल रेखा में बनेगा। ठीक है, रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो सीधी रेखा में होता है, और उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु जो होता है वो उसका कोई ना कोई हल होता है। जैसा कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये कोई ना कोई तो पॉइंट होगा ही होगा, वो भी इस समीकरण का एक हल होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वो भी हल होगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी बातें। अब बात करते हैं आगे और इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कैसे हो गए। अभी तक हमने बात की दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण युग्म की। तो दो समीकरण होंगे यहाँ पे, तो उसके व्यापक रूप लिखता हूँ, जैसे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो लेने हैं, तो मैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ऐसा लिख लेता हूँ। दूसरा समीकरण लिखना है तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कोई ना कोई दो रैखिक समीकरण हो गए। अब इनको क्या बोलेंगे, रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, रैखिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म। और यहाँ पे a1 b1 ये इसके कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और ये सारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारी वास्तविक संख्या है, कोई ना कोई रियल नंबर होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे a1 और b1 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। और इसके अंदर पूरे में बोले तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर या b1 का स्क्वायर, इन दोनों को लेना है ना। तो a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 कब होगा, दोनों 0 होंगे तभी 0 होगा, बाकी तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये a1 और b1 दोनों 0 हो जाएंगे तभी ये 0 के बराबर होगा। लेकिन हमने क्या बोला है कि ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे ही यहाँ पे इतना क्लिष्ट बना रखा है इसको, लेकिन आप सीधा ही समझ सकते हो कि a1 और b1 जो है वो 0 नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो दो समीकरण है। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा तब दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें जब हम ग्राफ खींचेंगे, क्योंकि एक जो समीकरण होता है उसका एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे दो समीकरण है तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें कैसी न कैसी। तो ग्राफ में जब स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें तो किस तरह की हो सकती है वो स्ट्रेट लाइन, ये देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई ग्राफ बनाया, ये मैंने बना दिया। मान लेता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ऐसी है। ठीक है, और फिर दूसरी स्ट्रेट लाइन इस तरह की है। तो यहाँ पे देखो, जब मैंने पहली समीकरण के कुछ वैल्यू निकाल के ये ग्राफ प्लॉट किया तो इस तरह की लाइन मिली मुझे। ठीक है, इसको मैं ए बी मान लेता हूँ, और दूसरी जो मैंने बनाई उसको मैं सी डी मान लेता हूँ। तो ये देखो आपस में ये दोनों लाइनें क्या कर रही, कट कर रही है। ठीक है, किसी एक बिंदु पे कट कर रही है, तो ये आपस में क्या कर रही, प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, फिर यदि ऐसी भी लाइन आ सकती है कि जैसे दोनों जो लाइनें हो, जैसे कि मैं वो भी बना के बताता हूँ आपको। दोनों लाइनें इस तरह से पैरेलल हो सकती है। ठीक है, समांतर होगी। जब समांतर होगी तो ये आपस में किसी को काटेगी ही नहीं। ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसी तरह जब हम बात करें कि दो लाइनें जो होती है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती है, ऐसे जैसे फर्स्ट लाइन बनाई और फिर दूसरी भी जो है वो इसके ऊपर ही आ जाए,
मतलब दोनों लाइन जो है वो आपस में ओवरलैप कर ले, संपाती हो जाए, ठीक है, कोइंसाइड करें। तो दो लाइनें जो है वो संपाती भी हो सकती है, कोइंसाइड, ठीक है, इंग्लिश में हम इसे कोइंसाइड बोलते हैं। एक बार फिर से इस चीज को समझते हैं, जैसे कि जब कोई दो लाइनें जो है वो प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगी, इस तरह से करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो, और वहां पे कोई ना कोई बिंदु होगा, है ना, तो वो जो बिंदु होगा वही उस समीकरण युग्म का हल हो जाएगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो बिंदु ही होगा। और जब समांतर होगी आपस में, तो ये लाइनें जो है वो कहीं पे भी कट नहीं करेगी, ठीक है, सीधा सीधा ही जाएगी ऐसा। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, तो ये जो है ना, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये जो समीकरण युग्म होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाली लाइन जो है वो किसी एक समीकरण की है और ये जो है वो दूसरे समीकरण की है। दो चर वाले समीकरणों को हमने जोड़े में ले रखा है, रेखिक समीकरण युग्म बना रखा है, तो वहां पे हम दोनों समीकरण के अलग अलग ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दो लाइनें मिलेगी मुझे, क्योंकि दो चर वाला जो रेखिक समीकरण होता है उसका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक सरल रेखा में बनता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। तो ये फर्स्ट वाली के लिए और ये सेकंड वाली के लिए, तो दोनों यदि समांतर होगी तो आपस में कहीं पे भी नहीं काटेगी, मतलब इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और इसकी बात करें तो इसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रही है। अब बात करें कि समपाती हो जाए, जब रेखा एक दूसरे को ओवरलैप करे, ये फर्स्ट रेखा ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, पहले समीकरण के लिए, फिर दूसरे के लिए हम बनाएंगे तो वो भी इसी के ऊपर आ जाए यदि, ठीक है, ऐसे ओवरलैप करे, तो इसके तो देखो आप हर पॉइंट पे, मतलब ये सारे के सारे पॉइंट कॉमन है इसमें, ठीक है, ये देखो सारे जितने भी पॉइंट है वो सारे कॉमन है। तो इस तरह से एक रेखा पर तो कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, अनगिनत पॉइंट है, तो ये सारे जो पॉइंट है वो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसके जो सॉल्यूशन हो जाएंगे वो मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि इस पे स्थित बिंदु जो है वो कई सारे हैं, गिन भी नहीं सकते उनको, तो वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, उस रेखा पर आने वाले जितने भी बिंदु वो उन रेखा के समीकरणों में रखने पर समीकरण जो है वो संतुष्ट हो जाएगी, तो वो सारे जो पॉइंट होंगे वो उसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं कुछ पॉइंट्स। तो एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, किसका नहीं होता है, अभी अभी मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा रेखिक समीकरण युग्म है जिसका कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल कब नहीं होगा, जब दोनों रेखाएं जो आपस में समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल नहीं होता है तो रेखिक समीकरणों का जो युग्म होता है वो असंगत युग्म कहलाता है। कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, असंगत युग्म कहलाता है, ये याद रखना है आपको। फिर बात करें एक रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल होता है, अगर कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा उसका, जैसे कि यहाँ पे देखो आप इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे, और जब प्रतिच्छेद करती तब सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है, तो मतलब सॉल्यूशन आ तो रहा है ना। तो जब कोई ना कोई सॉल्यूशन आता है तब जो रेखिक समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, थर्ड पॉइंट है तुल्य रेखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब रेखाएं, मैंने बोला कि दोनों रेखाएं ओवरलैप करें, ऐसे एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, संपाती हो, इसे हम हिंदी में संपाती और इंग्लिश में कोइंसाइड करना बोलते हैं, ठीक है। दो रेखाएं जब ऐसे ओवरलैप करें तो हम उसे कहते हैं कि रेखाएं जो है वो संपाती है, और इंग्लिश में हम बोलेंगे कि दो रेखाएं जो है कोइंसाइड कर जाए। तो कोइंसाइड करेगी तब क्या होगा कि उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और इस युग्म को दो चरों के रेखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। कैसा युग्म कहते हैं, आश्रित युग्म। और ये जो आश्रित युग्म होता है वो भी संगत होता है, क्योंकि हमने पहले क्या बोला कि जिसका कोई ना कोई हल आएगा वो संगत होगा, तो इसका भी हल तो आ रहा है ना, तो संगत तो है ही। फिर इसको आश्रित युग्म भी हम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक बात कि तुल्य रेखिक समीकरण ऐसा लिखा है, तो दो बराबर समान रेखिक समीकरण होंगे तभी तो वो आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, उनका ग्राफ सेम टू सेम बनेगा, है ना। जैसे कि कैसे होंगे, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 2x + 3y =
4 लिखा, तो दूसरा जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, इसके बराबर ही होगा। जैसे कि यहाँ पे लिख लूँ मैं 4x प्लस 6y बराबर 8। तो इसमें देखो आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर से यही समीकरण बन जाएगा। ठीक है, सेम ऐसा समीकरण बन जाएगा। 2 कॉमन लेने पे 2x प्लस 3y बराबर, इधर 8 है ही है तो ये कट के 4 हो जाएगा। तो देखो 2x प्लस 3y बराबर 4, सेम समीकरण आ गया। तो इस तरह से ये जो समीकरण है दोनों आपस में तुल्य होते हैं, तभी ये ऐसे ओवरलैप करती है रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। ये बात अभी अभी हमने की कि जब एक दूसरे को काटेगी तो एक ही पॉइंट पे काटेगी तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसे हम संगत समीकरण युग्म कहते हैं, अविरोधी भी कहते हैं। ठीक है, अविरोधी मतलब यहाँ पे कोई विरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है, आप तो सिर्फ संगत याद रखो तो भी चलेगा। ठीक है, रेखाएं समांतर होती है तब समीकरणों का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, समांतर होगी तो कोई हल होगा ही नहीं। ठीक है, कहीं पे भी पॉइंट यूनिक पॉइंट नहीं मिलेगा, इसमें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, तो उसको हम असंगत कहते हैं क्योंकि कोई हल मिल नहीं रहा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और रेखाएं संपाती कोइंसाइड करेगी तब समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते, तो कम से कम यहाँ पे हल मिल तो रहे हैं ना हमें, तो इसको हम संगत बोलेंगे। और अभी अभी हमने बोला था कि ऐसे जो समीकरण युग्म होते हैं उनको आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं, तो 2 नाम हो गए इसके। अब देखिए आप कि प्रतिच्छेद करेगी तब जो 2 रेखाओं के कोफिशिएंट्स होंगे, हमने जो जनरल रूप लिखा था रेखिक समीकरणों का, क्या लिखा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा लिखा था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये सारे क्या है, इसके कोफिशिएंट्स है। ठीक है, गुणांक है। a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के नॉट इक्वल आए तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसका उल्टा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने इस टाइप का जो है तीर लगा रखा है कि अगर रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करेगी, इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी और संपाती होगी रेखाएं, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी। मतलब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 आएगा। इसी तरह यहाँ पे तीसरे में है कि जब रेखाएं समांतर होगी तो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2 आएगा। और इसका उल्टा भी सत्य है, यदि ये आ जाए तो 100% रेखाएं समांतर करेगी, ये आ जाए तो 100% रेखाएं जो है संपाती होगी, और ये आ जाए तो 100% रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस करते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, यहाँ पे दे रखा है कि x प्लस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 12। तो अब हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जब इसका सॉल्यूशन निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक चर को दूसरे चर की टर्म में लिख लेंगे पहले तो, और फिर x और y के मान निकालेंगे और फिर उनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, और वही जो मान होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। तो देखो यहाँ पे, इसके लिए मैं एक छोटी सी टेबल बना लेता हूँ इधर, इसके लिए भी एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। फर्स्ट वाले समीकरण में मैं x की जगह पे 0 रखूँ, इसको थोड़ा ऐसा लिख लो, x बराबर 6 माइनस वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू यदि मैंने यहाँ पे 1 ली तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। y की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। और यहाँ पे y की वैल्यू यदि मैंने 2 ली तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, इतने काफ़ी है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ से x को अलग कर सकते हैं हम, यहाँ पे y की वैल्यू 1 लूँ तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस 3 15/2 आ जाएगा। तो कुछ और लो यहाँ पे वैल्यू, ताकि ये क्या कैंसिल हो जाए, इससे 2 से कैंसिल हो जाए और हमें थोड़ी अच्छी वैल्यू मिल जाए, ताकि हम ग्राफ पे आराम से उसको प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे देखो -1 लो तो 12 - 1 9/2, ये भी कैंसिल नहीं होगा। फिर -2 लेके देखो
तो 12 माइनस 6, तो हाँ ठीक है -2 लो। -2 लेने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, 12 माइनस 6 अपॉन 2, 3 आ जाएगी। फिर बात करें यहाँ पे -3 लो, तो 12 माइनस 9 वो भी कैंसिल नहीं होगा, 3/2 आ जाएगा। फिर -4 लो, तो फिर कितना आ जाएगा, -4 लेने पे 0 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये 2 वैल्यू काफ़ी है, इससे ग्राफ बन जाएगा अपना। अब बात करते हैं ग्राफ की। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तब y की वैल्यू कितनी मिली, 1। जब x 3 है तब y 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। फिर बात करें 0 पे x की वैल्यू 6 है, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। फिर 0 पे y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे बनेगा एक पॉइंट। तो देखो यहाँ पे एक जो है वो स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है हमें, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, मैं रफली हाथों से यहाँ पे बना रहा हूँ। अब बात करें इसकी जो सेकंड इक्वेशन था कि x की वैल्यू 3 है, तब x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, -2, तो यहाँ पे बनेगा। फिर -4 मिल रही है 0 पे y की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा। तो ये जो देखो आप, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, और इस तरह से वो इस पॉइंट पे कट करेगी। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना, ये आपस में देखो प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों रेखाएं आपस में, और वो कौन से पॉइंट पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है। और ये पॉइंट कौन सा है, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 6 और y कोऑर्डिनेट 0, तो 6,0 पे ये जो रेखाएं हैं वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इन दोनों रेखाओं में जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, 6,0 है, तो यही इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और ये जो समीकरण युग्म है वो कैसा है, संगत है। ये समीकरण युग्म कैसा है, संगत, कंसिस्टेंट है। ये जो फर्स्ट वाला ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये कौन सी, x + 3y = 6 इस समीकरण के लिए है, और ये जो ग्राफ है वो 2x - 3y = 12 इसके लिए है। तो ये इस तरह से हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। तो क्या है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेक है। हाँ, ये पूछ रहा है कि या तो इसका हल है ही नहीं, या फिर अद्वितीय है, यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमको बताना है ये कि किस टाइप की ये समीकरण है। तो यहाँ पे दे रखी है हमें 5x - 8y + 1 = 0, और दूसरी समीकरण दे रखी 3x - 24/5y + 3/5 = 0। तो ये देखो, ये थोड़ा उटपटांग दे रखा है यहाँ से ये समीकरण, तो इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं। तो 5 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15x - 24y + 3 = 0। ये 5 उस तरफ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 15x - 24y + 3 = 0 आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, 3 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 5x - 8y + 1 = 0 ये बचेगा। ये इधर 3 जो है वो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से हमें लास्ट फाइनल इक्वेशन क्या मिली, 5x - 8y + 1 = 0। ये देखो आप, दोनों इक्वेशन सेम आ चुकी है। ये जो फर्स्ट में हमारे पास जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी वो, और ये जो सेकंड इक्वेशन है वो दोनों सेम है। इसको हमने सिर्फ थोड़ा हल्का सा सोल्व किया और ये इसके जैसी मिल गई। तो जब दो इक्वेशन तुल्य रैखिक समीकरण युग्म हो तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलता है, जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों रेखाएं आपस में समपाती होगी। ठीक है, मतलब उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब सेम है तो समपाती होगी, रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये दे रखा है हमें, इसका ये मैं पढ़ के बताता हूँ आपको बुक लेके बैठना है पास में ताकि आप देख पाओ, है ना, बुक में। तो चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की संख्या बराबर x
और पेंटो की संख्या बराबर y, ये हमने मान लिया। तो उसने क्या बोला कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटो की संख्या की 2 गुनी से कम है। तो किसकी संख्या, पहले तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटो की संख्या के 2 गुनी, तो खरीदी गई पेंटो की संख्या y है और इसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2y। तो 2y से 2 कम है तो मतलब -2। तो एक इक्वेशन तो बन गया ये, ठीक है। फिर आगे बोला है इसने कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटो की संख्या की 4 गुनी से भी कम है। तो स्कर्ट की संख्या, किसकी संख्या, स्कर्ट की संख्या मतलब x, वो क्या बोला, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटो की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। खरीदी गई पेंटो की संख्या की 4 गुनी 4y से भी 4 कम है, मतलब ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल चुकी है, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन आएगी। ये एक रैखिक समीकरण युग्म है और इसका अब हमें सॉल्यूशन निकालना। आगे पूछा है कि सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो हमें ये पता करना है, x और y की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम इसका ग्राफ के द्वारा भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो भी आ जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे x और y के लिए एक सारणी बनाएंगे और इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट सारणी में यहाँ पे बना देता हूँ, ये आपसे हो जाएगा वैसे तो। देखो यहाँ पे y की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूँ, आपको कोशिश ये करनी है कि दोनों में से एक की वैल्यू पहले 0 लो और फिर दूसरे की वैल्यू 0 लो, ताकि सीधे ही आपको 2 पॉइंट मिल जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो y की वैल्यू यदि मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, और फिर मैं x की वैल्यू 0 लूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 1 आएगी। देखो यहाँ से x 0 बराबर 2y -2, तो 2 उस तरफ जाएगा, तो 2 बराबर 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से वैल्यू निकालना आता ही है आपको। तो ये मैंने ले ली यहाँ पे वैल्यूज़, और ये दूसरी सारणी भी बना दूँ। तो पहले y की वैल्यू 0 लूँगा तो x की वैल्यू -4, और x की वैल्यू 0 लूँगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ग्राफ बन जाएगा इस तरह से। देखो यहाँ पे मैं रफली बना के बता देता हूँ आपको कि जब मैंने x की वैल्यू -2 ली, ठीक है, -2 इस तरफ होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही 0 आ रही, मतलब यहीं पे प्लॉट होगा एक बिंदु। फिर x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 1, मतलब यहाँ पे एक जो समीकरण की जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का। फिर बात करें सेकंड की, तो x की वैल्यू -4, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लेते हैं, तो 0 मतलब एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। फिर 0 पे 1 मतलब वो एक पॉइंट यहीं पे होगा। तो ये देखो यहाँ से इस तरह से ये दोनों रेखाएं जो है वो आपस में इस बिंदु पे काटेगी, और ये बिंदु तो कौन सा है, ये बिंदु जो है वो 0,1 है, ठीक है। तो यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्कर्ट की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब उसने एक भी स्कर्ट नहीं ली। और पेंट की जो संख्या है वो y है, तो उसने एक पेंट ली, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जब आप इन समीकरण में रखोगे x और y की वैल्यू, तो भी ये संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब ये इसी के सॉल्यूशन है, ठीक है। हम पता कैसे करते कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, जांच करनी है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो रखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो और y की वैल्यू 1 रखो। तो देखो 0 रखेंगे और 1 रखेंगे, 2 - 2 हो जाएगा। तो ये 0 बराबर 0 आ गया, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, तो वो इसका सॉल्यूशन है। इसमें भी संतुष्ट कर जाएगा, देखो 0, और यहाँ पे देखो 4 - 4 आएगा, तो 0 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली 3.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ली। प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो मान लो कि लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या जो है y है। फिर कहा है कि तो प्रतियोगिता में भाग ले लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें कहा है कि क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10 है, मतलब x + y बराबर 10, ये एक इक्वेशन हो गया। फिर बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या कितनी x माना था हमने,
और ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब y से 4 अधिक है, तो ये एक इक्वेशन हो जाएगा। ये दोनों समीकरण हमें मिल गए, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करके भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे सारणी बनाएंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, नहीं कर रही तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, और अगर एक दूसरे को ओवरलैप कर लें तो कई सारे इसके हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे प्रतिच्छेद ही करेगी, तभी हमें लड़की और लड़कियों की संख्या मिलेगी ना, बाकी तो मिल नहीं सकती। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो सीधा सीधा दे रखा है यहाँ पे, पेंसिल को हम अगर x माने तो 5x + 7y बराबर 50, ये एक समीकरण बन जाएगा। फिर दूसरा जो है वो 7x + 5y बराबर 46, ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें दे रखा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो ये हमें पता करना है। तो ये देखो, इसकी तुलना जब हम A1x + B1y + C1 बराबर 0 से करेंगे, A2x + A2y + C2 बराबर 0, ये जो व्यापक रूप है आपको पता ही है, तुलना करनी है, इसमें कंपेयर कीजिए। यहाँ पे A1 बराबर कितना है, 5 है। इसी तरह B1 -4, C1 जो है 8 है। ऐसा पूरा लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा। यहाँ पे देखो A1/A2 निकालो, क्या आ रहा है, 5/7। B1/B2 -4/6, तो ये कितना आ जाएगा। फिर निकालो C1/C2, अब देखो यहाँ पे कि A1/A2 जो है 5/7 है और B1/B2 जो है वो -2/3 है। तो ये आपस में इक्वल नहीं है। तो जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आ जाए तब रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करती है, आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन चेक करके करना है, हो जाएगा, आसान है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें कहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो वही पता करना है कि हमें जब पता चल जाएगा कि प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब वो संगत होगा, क्योंकि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमको। और जब हमें पता चल जाए कि ये रेखाएं समपाती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, तो अनंत सॉल्यूशन मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। तो इसका मतलब भी वो क्या हो गए, संगत हो जाएगी। और फिर बात करें कि अगर वो समांतर है रेखाएं, ठीक है, तो एक कोई हल होगा ही नहीं, उसका नो सॉल्यूशन होगा, तो तब वो क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म। तो बस इसी तरह से वही चीज़ें पता करनी है यहाँ से भी। तो इसकी तुलना करो, A1x + B1, यहाँ पे इसको पहले तो उस फॉर्म में लिखो, 2x - 3y - 8 बराबर 0। इसी तरह ये 4x - 6y - 9 बराबर 0। ये देखो A1x, यहाँ पे देखो इसकी तुलना करो, A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0, इससे तुलना करो। तो यहाँ पे देखो A1/A2 निकालो, A1/A2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। फिर बात करें B1/B2 -3/-6, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा, कैंसिल होके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। फिर अपन बात करें C1/C2 की, तो -8/-9। तो ये देखो यहाँ पे A1/A2 तो बराबर है, ठीक है। यहाँ से देखो A1/A2 चूंकि लिखना है, फिर लिखना है A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कौन से समीकरण युग्म की कंडीशन है, बताओ आप।
ये याद होना चाहिए, क्योंकि देखो जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो समपाती, और ये जब आगे के दो ही बराबर नहीं होंगे तो प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है, रेखा इंटरसेक्ट करेगी। और जब ये दो बराबर हो लेकिन तीसरा जो अनुपात है वो बराबर नहीं हो, तब समांतर होगी रेखाएं, समांतर होगी, और समांतर होगी तब समीकरण युग्म असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ लिख लो असंगत। इस क्वेश्चन को करने का तरीका एक होना चाहिए कि सबसे पहले हम ऐसे जनरल रूप में ऐसे समीकरण को लिखेंगे। पहले हम ऐसे दे रखे थे, आपको ऐसे चेंज करना है। फिर यहाँ से A1 A2 और B1 B2 C1 C2 इनकी सबकी वैल्यू लिखनी है। फिर ऐसा लिखना है कि इन समीकरणों की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, इनसे करने पर फिर आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू निकालोगे। फिर उनको ऐसे लिखोगे, बराबर करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपस में बराबर है या नहीं। फिर आपको लिखना है कि इसलिए ये जो दिया गया जो समीकरण अगर बराबर आ जाएगी, जो भी कंडीशन आती है, तो फिर आपको लिखना है कि दिया गया समीकरण युग्म जो है वो कैसा है, दिए गए समीकरण युग्म की जो रेखा है वो समांतर होगी, है ना। तो इसका कोई हल नहीं होगा, अतः इसका कोई हल नहीं होगा, अतः यह समीकरण युग्म असंगत हो जाएगा। ऐसा लिखना है, लैंग्वेज लिखना आनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं आगे, इसका जो 5वां क्वेश्चन है तो ये देखो यहाँ पे 4/3x प्लस, इसको पहले चेंज करो उसमें, तो यहाँ से होगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। और इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2, इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो 2, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, या फिर वह यहाँ पे दूसरा भी लिख लो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ऐसा लिखना है, से करने पर। फिर तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 बराबर A1 की वैल्यू लिखनी है 4/3, है ना, इस तरह से वैल्यू लिखनी है सब। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ A1/A2 बराबर, यहाँ से देखो A1 की वैल्यू कितनी है 4/3 और इसकी 2 है, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2/3 आ जाएगी। इसी तरह फिर बात करें B1/B2, इसकी वैल्यू 2 और इसकी 3, तो ये भी 2/3। फिर C1/C2, तो यहाँ से -8 और -12, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ से, ये भी 2/3 आ जाएगा कैंसिल होके 4 से। तो ये तीनों आपस में बराबर आ गए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है, ये तीनों आपस में बराबर आ गए। मतलब ये जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, समपाती होगी, ठीक है, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल है, या अपरिमित रूप से अनंत हल है, ऐसे लिख सकते हैं। अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसा होगा, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, ठीक है। राइटिंग बिल्कुल यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है और लिख लेना है ऐसा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये इसका तरीका है। फिर बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दे रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म कौन से संगत है और कौन से असंगत है, और अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये सारे ये बस मैंने करा रखे, सेम उसी तरह से करने हैं। पहले इसको ऐसे चेंज करना है, ठीक है। ये आप कर लेना ये, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ। अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, डाउट आता है तो मैं अलग से वीडियो बना के वो क्वेश्चन सारे समझा दूंगा। अब बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये दे रखा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और बाग की विमाएं बताओ। तो आयताकार बाग है, ठीक है, ये लंबाई और ये उसकी ब्रेथ
ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि मान लो कि उसकी लंबाई कितनी L और उसकी चौड़ाई जो है वो B है। तो इसमें बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब B+4। एक इक्वेशन ये हो जाएगा। यहाँ से L - B बराबर 4, ये एक इक्वेशन आएगा। फिर बात की कि इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए इसका परिमाप क्या होता है। तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना आयत का परिमाप, ठीक है। तो ये परिमाप है, तो इसका अर्ध परिमाप मतलब इसमें 2 का भाग दे देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो L + B आ जाएगा, L + B। बस ये कितना दे रखा है हमें, 36 दे रखा है, तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मिल गए हमको। अब क्या करना है, भाग की विमाएँ ज्ञात करनी है। तो या तो आप एक काम करो, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लो, ग्राफ पे प्लॉट करके सीधा ही आप इसका पता कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक बार ये मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 36 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो 36 तक जाएगी, मतलब तो यहाँ पे काम करो, इसका थोड़ा 4 का गैप रख के भी ले सकते हो आप। यहाँ पे वैल्यू जो है वो 4, फिर यहाँ पे ले लो 8, फिर यहाँ पे ले लो 12, 16, 18, 22, फिर 26। तो भी यहाँ पे 36 तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर भी चलो मैं आपको एक बार थोड़ा आइडिया दे देता हूँ रफली करके, कि यहाँ पे L और B की वैल्यू निकालेंगे तो सारणी बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आप L और B, जब मैं L की वैल्यू 0 लेता हूँ तो B की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो L की वैल्यू 0 लेने पे इसकी वैल्यू -4, फिर B की वैल्यू 0 लूँगा तो B की वैल्यू 0 लेने पे इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ये L है और ये जो रेखा है B है, ठीक है। तो जब L 0 है तो B की वैल्यू -4, तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे, तो एक रेखा तो इस तरह की आएगी। दूसरे वाले की बात करें तो यहाँ पे जब मैंने L और B, तो L की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली 12 ले ली, ठीक है, 12। तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 36 - 12 24 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे B की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, या फिर हाँ 0 ले लेता हूँ, तो L की वैल्यू 36 आ जाएगी। तो फिर तो ये एक काम करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू 12 ही लो आप, तो 24 आ जाएगी, ताकि क्या ग्राफ बनाने में थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। B की वैल्यू मैंने 12 ले ली, ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, 12 ली तो 24 आई इस तरह से। तो L की वैल्यू 12 लूँगा, तो 12 कहाँ पे होगा, यहाँ पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे 12 है, ठीक है। फिर B की वैल्यू आएगी 24 आएगा, तो इस तरह का ही आएगा, इस तरफ बनेगा। फिर जब मैंने L की वैल्यू 24, तो वो और आगे की तरफ आएगा, तो हमें मतलब उस तरफ जाना पड़ेगा और, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक सेकेंड, जब 12 लूँगा तो यहाँ पे बीच में कहीं पॉइंट बनेगा। देखो 12, L की वैल्यू 12 ली और B की वैल्यू 24, तो यहाँ पे बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट बनेगा, फिर एक पॉइंट आगे की तरफ कहीं बनेगा। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ा सा, इसको इस तरह से बनाओ। ये मैंने 4 जो है वो थोड़ा आगे ले लिया है, तो इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे कहीं ना कहीं 0.4 लेंगे, क्योंकि जब मैंने पैमाना इस तरह से लिया है तो इस तरह कहीं जाएगी। और ये जो दूसरी लाइन है वो भी इसको, ये इससे ऐसे क्रॉस होके जाएगी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं काटेगी, ठीक है, ये इस तरह से काटेगी। तो वो जो काटेगी वो 20 और 16 पे काटेगी, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। ग्राफ पेपर लेके आके उस पर व्यवस्थित करोगे तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं इसको करने में यहाँ पे समर्थ नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 = 0। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म जो है उसका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो और संपाती हो। तो मतलब ऐसी एक और समीकरण लिखनी है जिससे कि रेखाएं जो है वो प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद कब करेगी, जब a1/a2 = b1/b2 जो है वो नॉट इक्वल हो,
तभी करेगी, बाकी तो पॉसिबल नहीं है। तो कब नॉट इक्वल होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है तो दूसरी वाली समीकरण में कुछ दूसरा ले लो, 3x ले लो, प्लस यहाँ पे 3x है तो 2 ले लो, इधर 2y ले लो, -8 या -7 कुछ भी ले लो। तो अब देखो, जब a1/a2 निकालेंगे और b1/b2 निकालेंगे, a1/a2 2/3 और b1/b2 यहाँ से आएगा 3/2, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ भी समीकरण हम बना के लिख सकते हैं। फिर बात करें समांतर होगी, तो समांतर होने के लिए क्या करते हैं, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसमें एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, तो वो उसके सेम जैसी ही इक्वेशन आ जाएगी। तो 4x + 6y - 16 = 0, ये जो समीकरण हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, इसका अनुपात सेम आ जाएगा। फिर बात करें तीसरे में, सॉरी समपाती है ना, ये सेकेंड वाला जो है वो थर्ड का आंसर है, समपाती हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करें कि समांतर होने के लिए, तो समांतर होने के लिए ये तीसरा वाला जो है वो सेम नहीं आना चाहिए, तो इन दो को तो सेम लिख सकते हैं। तो 2x + 3y माइनस, यहाँ पे अनुपात सेम नहीं लाने के लिए हम क्या लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे। ठीक है, 9 लिख लो भले, तो 9 = 0। ये आ गए तीनों के तीनों सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्या दे रखा है इसमें, समीकरणों x - y + 1 = 0 और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। तो इसमें भी ग्राफ खींचना है। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ग्राफ खींचना है पहले तो, और वो जो ग्राफ होगा वो x अक्ष के साथ में बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये कोई x अक्ष है और फिर एक रेखा इस तरफ जा रही होगी तो एक इस तरफ जा रही होगी, और फिर ये x अक्ष के साथ में बनेगा, और फिर जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी वो पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट बताने, ये तीनों पॉइंट से मिलके एक त्रिभुज बनेगा और वो पॉइंट बताना है। तो इसके लिए ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं यहाँ पे, कि यहाँ से देखो x और y की वैल्यू लेनी है। ठीक है, x और y, तो x की वैल्यू देखो, पहले इसको, अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही हो तो आप इसको ऐसे एक वेरिएबल की टर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, x को इधर रहने दो और y को उस तरफ लेके जाओ, तो -y प्लस ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हो, तो वैल्यू निकालने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो y की वैल्यू यदि मैं 0 लूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसी तरह x की वैल्यू 0 लूँ तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू 1। ठीक है, ये एक हो गया। फिर इसके लिए बनाऊँ तो x की वैल्यू यहाँ से देखो, आप ये वैल्यू निकालना आना चाहिए आपको। यहाँ से एक थोड़ा सेपरेट ही कर लेता हूँ, चलिए मैं 12 - 2y = 3, ये आ गया। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू में यहाँ से 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 12 4 आ जाएगी। फिर देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 लूँ मैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से 12 उस तरफ जाएगा, 2 तो 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सा। आप ग्राफ बना लेंगे इसको, तो ग्राफ बना के देखते हैं इसको, एक सेकेंड रुक जाइए। देखो यहाँ पे x की वैल्यू -1 ली तब y की वैल्यू 0, तो -1 किस तरफ है, -1 जो है वो इस तरफ है ना, -1 लिया तब y की वैल्यू 0, मतलब एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक रेखा ऐसी आएगी। फिर बात करें इसकी सेकंड में, 4 लेने पे 0, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और दूसरा y का पॉइंट एक यहाँ पे आएगा, तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ से तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें पता करना है। जब आप ग्राफ के अंदर बनाओगे व्यवस्थित तो आपको पता चल जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, फिर भी मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है वो 2,3 हो सकता है, आई थिंक। ठीक है, आप चेक कर लेना। और ये जो पॉइंट है वो तो हमें पता ही है, 4,0 और ये है -1,0, तो ये तीनों पॉइंट मिल गए हमें। बस यही तो पता करना है। इस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो कर दो, ऐसे छायांकित कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चन। नहीं भी आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन करने का ट्राई करना। बाय।